सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बस से पाठ 3 बस की यात्रा। बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नाम के एक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। ये जो पाठ है बस की यात्रा, ये हरिशंकर परसाई जी का एक स्वयं का अनुभव है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि बस में किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती हैं और इस सब का अनुभव उन्होंने इस रचना के द्वारा दर्शाया हुआ है। एक बार बस से पन्ना जा रहे थे। बस बहुत पुरानी थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, इस सफर में क्या क्या लेखक ने अनुभव किया और क्या क्या उनके साथ घटना घटी, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत पर व्यंग किया है और ये भी बताया है कि वो अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं और किस तरह से वो ऐसी खस्ता हालत की बसों को रोड पर चलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लेखक की ये यात्रा, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। यानी कि लेखक समेत वो 5 मित्र थे जो कि पन्ना से सतना के लिए जाने वाले थे और सतना से जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे। तो जो पन्ना से जो जिस कंपनी की वो बस है उससे जा रहे थे वो, ठीक है, लेकिन उनमें से 2 मित्र ऐसे थे जिन्हें सुबह काम पर भी जाना था, तो इसलिए उन्हें वापस भी आना था। वापसी के लिए भी उन्हें यही रास्ता अपनाना था। लोगों ने सलाह दी, जो कि समझदार थे, कि शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तब लेखक ने पूछा, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब समझदार आदमी ने कहा, नहीं, डाकू तो नहीं मिलते, बस ही डाकिन है। डाकिन मतलब डरावनी है। लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बूढ़ी थी, यानी बहुत पुरानी बस थी। जैसे किसी बूढ़ी स्त्री को देखकर उसकी दयनीय हालत पर दया आ जाती है, वैसे ही बस की उस हालत को देखकर उस पर दया आ गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी कि वो कई सालों से लोगों को अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक वो पहुंचा रही थी, यानी कई सालों से वो सड़क पर चल रही थी। लोग इसलिए इसे सफ़र करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इसलिए भी सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो बस की हालत जो थी बहुत ही ख़राब थी, तो लोगों को डर लगता था, पता नहीं कब ख़राब हो जाए, कब क्या हो जाए, इसलिए तो उसमें सफ़र नहीं करते थे। ये बस पूजा के योग थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक ने यहाँ पर व्यंग करते हुए कहा है कि ये जो बस है इसे तो एक जगह खड़ी कर देनी चाहिए, ये बस अब चलने लायक नहीं है। बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो भी उस बस से जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब जो साझेदार थे, उसके जो पार्टनर थे, वो भी उस बस में बैठे हुए थे। जब हमने उनसे पूछा कि ये बस चलती है, तब उन्होंने कहा, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो हमने कहा, हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये बस चलती कैसे है। ठीक है, हम आगा पीछा करने लगे क्योंकि बस की जो हालत थी वो देखकर हम सोच में पड़ गए कि इस बस में चढ़ें या नहीं। तभी हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस बहुत अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अतः उनके कहने का मतलब था कि बस ने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है और जो आजकल की बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वास पात्र है, क्योंकि कई सालों से ये ऐसे ही सड़क पर दौड़ रही है और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर चलती है, ये बस बिल्कुल वैसे ही हमें लेकर चलेगी, अपने बेटों की तरह। हम बैठ गए और जो सज्जन हमें छोड़ने आए थे वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, और जैसे मानो उनकी आंखें कह रही हों, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। यानी उनके कहने का मतलब है कि जो धरती पे आएगा वो सबको ही जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक यानी कोई गरीब हो, चाहे फकीर हो। आदमी को कूच करने का मतलब यहाँ से जाने का एक निमित्त यानी कि एक कारण चाहिए। अर्थात कहने का मतलब था कि आदमी को एक बहाना चाहिए होता है, एक साधन, एक माध्यम चाहिए होता है जाने का, वरना जाना तो सभी को है जो आया है। इंजन स्टार्ट हो गया।
जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ वैसे लगने लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम बस में नहीं, इंजन के भीतर बैठे हैं। अब बस में कांच कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो टूटा हुआ कांच ऐसा लग रहा था कहीं हमें लग ना जाए, इसलिए हम खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि सारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि जो बस थी उसे उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जब गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था उस समय की बस है। उस समय इस बस ने खूब ट्रेनिंग ली होगी और दूसरे से असहयोग किया होगा। ठीक है। और बस जब स्टार्ट हुई तो उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे, वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे हों। असहयोग मतलब सब हिल रहे थे, उसके शीशे हिल रहे थे, उसमें जो सीट थी वो भी हिल रही थी, सब हिल रहे थे। तो पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था सीट को छोड़कर जो बस की बॉडी है वो आगे भागी जा रही है। बस 8-10 मील चलने पर सारे हमारे भेदभाव मिट गए, क्योंकि फिर थोड़ा सा टीम में आ गई बस, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि बस बहुत हिल रही थी। तो हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे सीट हम पर ही बैठी है। एकदम से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा उस पेट्रोल को। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। मतलब इंजन में जब एक पाइप के माध्यम से पेट्रोल भेजा जा रहा था, तो मुझे ऐसा ही लगा कि जो बस के हिस्सेदार हैं वो इंजन ही निकाल लेंगे अब, और उसे अपनी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है, वैसे ये हिस्सेदार इंजन को निकालकर इस पाइप से उसे पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कब ब्रेक फेल हो जाए, कब स्टीयरिंग टूट जाए। लेकिन बाहर जो प्रकृति के दृश्य थे वो बड़े सुहावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, उन पर पक्षी बैठे हुए थे। लेकिन पेड़ अच्छे तो लग रहे थे, पर मैं उनको अपना दुश्मन समझ रहा था। यानी कि जो लेखक था उसको ये लग रहा था कि ये पेड़ मेरे दुश्मन है। पता नहीं कब ये बस किसी पेड़ से टकरा जाए। तो जब भी कोई पेड़ आता अंदर से लेखक को डर लगने लगता, पता नहीं कब ये बस पेड़ से टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाता तो थोड़ी शांति मिलती, फिर दूसरा पेड़ आता तो फिर डर लगने लगता। कोई झील दिखाई देती तो लगता कहीं इस झील में बस ना गिर जाए। मतलब बस ऐसे चल रही थी कि डर लगता था पता नहीं पेड़ से ना टकरा जाए, कहीं नीचे ना गिर जाए। तभी एकदम से बस रुक गई। अब बस जब रुकी तो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। सबने अवज्ञा आंदोलन मतलब बस जो है खराब हो चुकी थी और कोई भी उसका पार्ट काम नहीं कर रहा था। और कंपनी के हिस्सेदार उस बस की ऐसी हालत देखकर भी कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है जो खराब हो गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यानी कि हल्की चांदनी में वृक्षों की जो छाया बस पर पड़ रही थी वो बहुत ही दयनीय यानी बहुत ही दया वाली लग रही थी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कोई बूढ़ी स्त्री थक हार कर बस के सॉरी पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तो बिल्कुल बस भी ऐसी ही लग रही थी। उस पर बड़ी ही दया आ रही थी और हमें ग्लानि हो रही थी, यानी शर्म आ रही थी कि उस बेचारी बस पर हम लद कर जा रहे हैं। यानी बस की हालत तो खुद ही दयनीय है, ऊपर से हम और उस पर चढ़ के जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मतलब उसके प्राणों का अंत हो गया। तो व्यावान क्या है, सुनसान के लिए, और अंत्येष्टि बोलते हैं किसी अंतिम क्रियाकर्म जो होता है उसे कहा जाता है। अब लेखक सोचने लगा कि अगर ये बस नहीं चली तो हमें यहीं इस सुनसान जगह पर इस बस को छोड़कर जाना पड़ेगा यहीं पर, और यहीं इसका क्रियाकर्म हो जाएगा इस बात को। अब जो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश करी तो बस थोड़ी आगे चली।
अब उसकी चाल पहले 15-20 मील थी, लेकिन अब उससे भी कम हो गई थी बस की चाल। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की मतलब बस को कहा है यहाँ पर वृद्धा, तो उसकी जो हेडलाइट थी वो उनकी रोशनी थोड़ी सी कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी चांद की जो रोशनी पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो उसी में थोड़ा सा रास्ता खोज कर वो अपने आप चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं। जैसे कोई बूढ़ी स्त्री अगर सड़क पे जा रही हो और उसके पास से अगर कोई जवान लड़की निकले तो बिल्कुल वो वैसे ही बोल रही कि मैं तो धीरे धीरे चलूँगी क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा, तुम निकल जाओ। बिल्कुल वैसे ही उस दस जो है कहती हुई प्रतीत हो रही थी। तभी हम एक पुलिया पर पहुंचे कि बस का एक टायर जो फिस करके बैठ गया, यानी कि टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, यानी वहीं पर रुक गई। बहुत ज़ोर से हिली जैसे ही टायर पंचर हुआ और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सीधा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। लेखक यहाँ पर कहता है कि मैंने हिस्सेदार की तरफ देखा बहुत ही श्रद्धा भाव से, जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया। यानी इन्हें जो है बस की हालत के बारे में मालूम था, बस के टायरों की हालत जानते थे, बस की हालत जानते थे, फिर भी जो है जानबूझकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तब मुझे लगा कि इस आदमी ने इस बस में सफ़र करके जो साहस दिखाया है, जो बलिदान की भावना दिखाई है, उसका जो है सही उपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी बस के जो हिस्सेदार थे उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, उसको देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, इस बस का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए था। जो है अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार कर रहे थे। अब लेकर सोचता है बाल बाल बच गए, अगर बस जो है गिर जाती तो हम तो सब परलोक से धार जाते, जहाँ पर सब देवता जो हमारा आने का इंतजार कर रहे होंगे। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, और देवता भी मन ही मन हंसते कि ये वही मूर्ख आदमी है जो एक टायर पंचर होने की वजह से अपनी जान गंवा दी। पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी दूसरा जो टायर उस बस में लगाया वो भी घिसा हुआ ही था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी बस की जो हालत थी उसे देख के लग रहा था कि हम कभी पन्ना पहुंचेंगे ही नहीं। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब उस बस की जो हालत थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हम अपनी मंजिल पर कभी पहुंचेंगे ही नहीं, पूरी उम्र हमारी इस बस में ही गुजर जाएगी और हम इस बस से ही परलोक हम सिधार जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव सब खत्म हो गए जब हमने ऐसा सोचा कि अब जब पहुंचेंगे तब पहुंच ही जाएंगे। इस बस में बैठने के अलावा अब हमारे पास दूसरा और कोई समाधान नहीं है। तब जो हमारी चिंता थी, हमारी बेताबी सब दूर हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इत्मीनान यानी कि ये हमने मान लिया था कि जब पहुंचेंगे तब पहुंच जाएंगे। चिंता करना व्यर्थ है, यानी जितनी हम चिंता करेंगे उतनी ही हमें परेशानी होगी। तो चिंता छोड़कर हम सब ने हंसी मजाक चालू कर दिया।